Assalamu alaikum and welcome to the network security course once again. हम currently जो topic पढ़ रहे हैं that is the layer 2 security features and we have delved right down into the detail and we are trying to understand कि जब हम devices को harden करते हैं उसमें switch जो है that plays a very important and central role in the network in order to build any network because local area network की devices यानी computers, printers और दूसरे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वर्क स्टेशन सर्वर्स उनको कनेक्ट करने के लिए स्विच जो है वो यूज़ होता है जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है यानी लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल पे वो काम करता है एंड दैट फंक्शंस ऑन ईथरनेट। और जब हम ईथरनेट की बात करते हैं तो दैट ऑब्वियसली इज़ द प्रोटोकॉल। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि मैक एड्रेस क्या है एंड वी लुक्ड एट सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद द लेयर 2 यानी कि विद ईथरनेट एंड विद द डेटा लिंक लेयर। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स और अटैक्स एट लेयर 2 एंड देन वी ट्राई टू गो एंड स्टडी सम सॉल्यूशंस। इसमें हमने प्राइवेट वीलैन को पढ़ा और हमने पोर्ट सिक्योरिटी को भी देखा। आज हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए वी विल गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो फंडामेंटली जब ईथरनेट का नेटवर्क चल रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो उन पाथ्स को ब्लॉक करता है जो कि रिडंडेंट पाथ्स होती हैं यानी कि जिससे कि एक लूप क्रिएट हो सकता है इन द ईथरनेट नेटवर्क। इफ देयर इज अ लूप इन द नेटवर्क तो व्हाट वी सी इज दैट इट कैन कॉज ए ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म बिकॉज वो ट्रैफिक लूप करती जाती है वो ट्रैफिक गैदर करती है और फिर लेजिटिमेट ट्रैफिक जो है जो एक्चुअल ट्रैफिक है वो इफेक्ट होती है एंड दिस कैन ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के ऊपर कुछ अटैक्स होते हैं और स्पैनिंग ट्री को मेक श्योर करने के लिए कि वो ठीक चले हमारे पास कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं। और इसके अलावा आज हम इसके अलावा भी देखेंगे फॉर एग्जांपल हम DHCP स्नूपिंग और इसके अलावा कुछ जो स्टेप्स हैं जो कि लिए जाते हैं टू सिक्योर द लेयर 2 वी विल लुक एट दोज फीचर्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट द स्पैनिंग ट्री सिक्योरिटी फीचर्स। Spanning tree protocol resolves redundant topologies into loop-free tree-like topologies. When switches are interconnected via multiple paths, STP or spanning tree protocol prevents loops from being formed. An STP loop or forwarding loop can occur when the entire network fails because of a hardware failure, a configuration issue, or a network attack. STP loops can be costly, causing major network outages. The following STP features can be used to improve the stability of the layer 2 networks. Now, because STP is so important for us, और वो हमारी टोपोलॉजी को लूप फ्री बनाता है, इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि STP कैसे काम करता है और STP को स्टेबल कैसे बनाया जाए क्योंकि अगर STP में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा पूरे का पूरा इथरनेट नेटवर्क अनस्टेबल हो सकता है। नाउ लूप्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन इशू, बिकॉज ऑफ सम डिवाइस व्हिच इज फॉल्टी और बिकॉज ऑफ एन अटैक। और लूप अगर क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली दिस इज डिपेंडेंट ऑन एसटीपी वर्किंग प्रॉपरली। तो हमारा इंटेंशन हमेशा ये होता है कि एसटीपी को ठीक तरह काम करना चाहिए और अगर कोई ऐसा चीज़ है जो जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं एसटीपी को तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आइए इस उन फीचर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देयर इज़ द ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट गार्ड जिसको BPDU गार्ड कहते हैं। ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स आर डेटा मैसेजेस exchanged between bridges or switches using spanning tree protocol to detect loops in a network topology. BPDU contains management and control data information that is used to determine the root bridge and establish the port roles. For example, root port, designated port or blocked port. जब हम एक ईथरनेट नेटवर्क को अप करते हैं यानी स्विचेस को ऑन करते हैं तो वो जो ईथरनेट का नेटवर्क है उसके तमाम जो स्विचेस हैं जिनको हम ब्रिज भी कह रहे हैं यहाँ पे वो आपस में स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ BPDUs विच आर कॉल्ड ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। और बेसिकली सबसे पहले
एक रूट स्विच जो है वो इलेक्ट होता है और दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन and it is done on the basis of certain other factors as well. We don't have time today to go into STP and how it works in detail, but you can look at any network book and understand कि STP कैसे काम करता है. तो सबसे पहले रूट ब्रिज जो है वो डिसाइड होता है. दैट फॉर्म्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एंटायर ट्री जो कि STP पर फॉर्म करता है, और बाद में ये BPDUs जब कम्युनिकेट होते हैं बिटवीन द स्विचेस तो ये डिसाइड ये होता है कि रूट पोर्ट्स कौन से हैं, यानी कि जो पोर्ट्स रूट स्विच को बिलोंग करते हैं, दोज आर द रूट पोर्ट्स. दे आर द वेरी स्टार्ट ऑफ द होल ट्री, द टॉप ऑफ द ट्री. उसके बाद देयर आर सम पोर्ट्स व्हिच विल बी ब्लॉक्ड एंड सम पोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, मीनिंग उनके ऊपर फॉरवर्डिंग जो है वो इनेबल होती है. सो BPDU गार्ड जो फीचर है उसकी हम मजीद डिटेल्स देखते हैं. द BPDU गार्ड फीचर इज डिजाइंड टू कीप द एक्टिव टोपोलॉजी predictable and to enhance switch network reliability by enforcing the STP domain borders. यानी हम borders के ऊपर ये define करते हैं कि हमारा जो network है कहाँ कहाँ तक उसका जो border है या उसका edge है वो किधर किधर तक है. The BPDU guard feature provides a secure response to invalid configurations because you must manually put the interface back in service. In a service provider network environment, the BPDU guard feature can be used to prevent an access port from participating in the spanning tree. Now, what actually happens is कि एक हमारा जो network at one point हमारे switches जो है हमारा switching network end कर जाता है और उसके आगे जो है devices लगती हैं, यानी कि computers लगते हैं, printer लग सकते हैं, servers लगा सकते हैं, हम router लगा सकते हैं, कोई और device लगा सकते हैं. तो हमारे जहाँ जहाँ तक हमारे स्विचेस कनेक्टेड होते हैं और स्विचेस एक दूसरे के साथ जहाँ जहाँ कनेक्ट होते हैं वो BPDUs एक दूसरे को भेजते हैं. जहाँ पे हमारा एज आ जाता है नेटवर्क का वहाँ पे BPDU जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे कोई स्विच नहीं है, आगे तो कंप्यूटर ने कनेक्ट होना है या प्रिंटर ने कनेक्ट होना है. और ये जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, इनको BPDU की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज BPDUs ओनली ट्रैवल बिटवीन स्विचेस, यानी स्विचेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए BPDU इस्तेमाल करते हैं. तो जब हमने एक्सेस या अपने एज डिफाइन करना होता है अपने स्विचिंग नेटवर्क का कि इस पॉइंट के आगे या इस लाइन के आगे सिर्फ कंप्यूटर्स ने कनेक्ट होना है, तो उन पोर्ट्स के ऊपर हम BPDU गार्ड लगा सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि BPDU अगर इस पोर्ट पे आए तो उस पोर्ट को ब्लॉक कर दो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ऐसा पोर्ट जिसके ऊपर एक कंप्यूटर लगना था, अगर किसी यूजर ने उसके ऊपर एक स्विच लगा दिया है, तो हो सकता है कि वो वाला जो नया स्विच है, विच इज़ अ रोग स्विच, मीनिंग के उसको एक अटैकर ने या एक एम्प्लॉई जिसकी इंटेंशन नहीं थी उसने गलती से अगर लगा दिया है, तो दैट स्विच कुड पार्टिसिपेट इन STP and reconfigure the entire topology of STP. It could also become the root switch and it could affect the entire policy of our network. It could also make our network unstable. इसलिए हम BPDU guard लगा देते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे कंप्यूटर्स ने कनेक्ट होना होता है, ताकि हमारी existing topology disturb ना हो by somebody connecting a switch to the network, which could cause the entire STP spanning tree topology to be disrupted. Now we go and look at root guard. Root guard का जो feature है, this is also related to spanning tree protocol features. Root guard क्या है? In a switched network environment with shared administrative control or in a service provider environment where there are many connections to other switches, meaning into customer networks, it is important to identify the correct placement of the root bridge. If possible, it is also important to identify a specific predetermined location to achieve an optimal forwarding loop-free topology. There is no mechanism in the standard STP to enforce the position of the root bridge, as any bridge in a network with a lower bridge ID can assume the role of the root bridge.
तो ब्रिज आईडी क्या होता है? ब्रिज आईडी जो है वो एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जितना लो हो वो ब्रिज आईडी, इट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक नंबर, थिंक इट्स फ्रॉम 1 to 32,000 for example on Cisco switches, and the lower the number is, the more likelihood that it will be selected as the root, यानी as the top of the tree, और उधर से वो जो STP की ट्री है वहां से फॉर्म होती है। अब हम चाहते हैं कि जो रूट है, यानी कि हमारे STP ट्री का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्री डिटरमिन्ड हो, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी को इन्फोर्स करना चाहते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक रोग स्विच जब कनेक्ट हो नेटवर्क में, उसका ब्रिज आईडी अगर लोअर है तो दैट विल बिकम द रूट ब्रिज। तो हमारी ये प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं विद द रूट गार्ड फीचर। समटाइम्स बिकॉज ऑफ अ मिसकॉन्फ़िगरेशन, a spanning tree may converge incorrectly by selecting an imprecise switch to be the root switch. This situation can be prevented by enabling the root guard feature. For example, you could enable root guard on service provider side switch interfaces that connect to a customer side switch. With the root guard feature implemented, if a switch outside the service network becomes the root switch, मीनिंग कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क से बाहर अगर कोई डिवाइस जो है वो रूट स्विच बन जाती है, द इंटरफेस इज पुट इन अ ब्लॉक्ड स्टेट एंड द स्पैनिंग ट्री विल सेलेक्ट अ न्यू रूट स्विच। द कस्टमर स्विच डज नॉट बिकम द रूट स्विच एंड इज नॉट इन द पाथ टू द रूट। तो हम ये देख रहे हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क है, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या है यहाँ पे? It could be any company that is providing a network service. For example, it could be an ISP, or it could be a company that is providing MPLS, multi-protocol label switching type of connectivity. बहरहाल एक ऐसी कंपनी जो कि नेटवर्क प्रोवाइड करती है और अलाउ करती है कि कस्टमर्स अपने लेयर 2 स्विचेस उसको यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क को कनेक्ट करे, वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर ने जो STP की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो रिटेन रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो सर्विस प्रोवाइडर के जो पोर्ट्स हैं, जहाँ पे कस्टमर के पोर्ट्स या कस्टमर का जो लेयर 2 नेटवर्क कनेक्ट होता है, वहाँ पे हम रूट गार्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं, एंड दिस प्रिवेंट्स एनी स्विच इन द कस्टमर नेटवर्क अहेड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एज, जो है उससे आगे अगर कस्टमर के नेटवर्क में कोई स्विच रूट बन जाता है तो ये इमीडिएटली उस पोर्ट को ब्लॉक कर देता है, एंड देन देयर इज ए न्यू इलेक्शन, और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर ही फिर दोबारा से वो जो रूट स्विच है विच बिकम्स द टॉप ऑफ द ट्री इन द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल टोपोलॉजी, वो दोबारा सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के अंदर मेंटेन और रिटेन रहता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में, या हम जिस भी एज को, जिस भी डोमेन में हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ या सेट ऑफ स्विचेस के अंदर रहते हुए हम रूट को रिटेन कर सकें, क्योंकि दैट टोपोलॉजी मेक सेंस। उससे बाहर जब अगर कोई भी स्विच जो है वो रूट बन जाए तो इमीडिएटली जो है वो नेटवर्क एक्शन लेता है, उस पोर्ट को बंद कर देता है। देन वी हैव लूप गार्ड एज वेल। द लूप गार्ड फीचर प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लेयर 2 फॉरवर्डिंग लूप्स, यानी कि spanning tree protocol loops, by preventing alternative or root ports from becoming designated ports because of a failure resulting in a unidirectional link. This feature works best when enabled on all switches across a network. अब कई दफ़ा ये होता है कि एक पोर्ट जो है उसमें मैल फंक्शन कर जाता है, वो पोर्ट यानी कि काम नहीं करता ठीक तरह, और एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक को भेजता है, इट डजंट रिसीव द ट्रैफिक फ्रॉम द अदर एंड। बिकॉज ऑफ दिस में डिस्टर्ब, क्योंकि दूसरी साइड का जो स्टेटस है वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, ये सिर्फ पोर्ट एक डायरेक्शन में ट्रैफिक को भेज रहा है, सो दैट कुड डिसरप्ट एंड डिस्टर्ब, इट कुड डिस्टर्ब द स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी, और उसकी वजह से कुछ एरर्स आ सकते हैं, और इसके लिए हम लूप गार्ड फीचर को अनेबल करते हैं। एक पोर्ट जब किसी वजह से
बिकॉज ऑफ मैल फंक्शन यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए कि स्पैनिंग ट्री पूरे का पूरा डिस्टर्ब ना हो, हम लूप गार्ड फीचर को इनेबल करते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर which is dynamic host configuration protocol यानी DHCP snooping. The DHCP snooping feature provides network protection from rogue DHCP servers. It creates a logical firewall between untrusted hosts and DHCP servers. The switch builds and maintains a DHCP snooping table which is also called DHCP binding database. In addition, the switch uses this table to identify and filter untrusted messages from the network. The switch maintains a DHCP binding database that keeps track of DHCP addresses that are assigned to ports, as well as filtering DHCP messages from untrusted ports. For incoming packets received on untrusted ports, packets are dropped if the source MAC address does not match the MAC in the binding table entry. आइए हम कुछ डायग्राम्स की हेल्प से देखते हैं कि DHCP snooping feature जो है वो किस तरीके से काम करता है. Here we see that there is a switch and it is building a DHCP snooping table. और यहाँ पे दो तरह के पोर्ट्स कन्फिगर हमने किए हैं, एक ट्रस्टेड पोर्ट है और एक अनट्रस्टेड पोर्ट है. DHCP सर्वर्स आर कनेक्टेड टू द ट्रस्टेड पोर्ट्स, यानी कि जिस पोर्ट के ऊपर हमने वैलिड लेजिटिमेट DHCP सर्वर को कनेक्ट करना होता है, उस पोर्ट के ऊपर जाके स्विच में हम ट्रस्टेड पोर्ट कन्फिगर करते हैं, और जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो अनट्रस्टेड पोर्ट जो है उनकी कन्फिगरेशन एज एन अनट्रस्टेड पोर्ट होती है. इसके अलावा आप डायग्राम में ये भी देख सकते हैं कि DHCP स्नूपिंग डेटाबेस में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं. इसके अंदर सबसे पहले देयर इज अ मैक एड्रेस, देयर इज द कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, देयर इज अ लीज टाइम जिसके लिए जो बाइंडिंग हुई हुई है वो एक पर्टिकुलर लीज टाइम की होती है, बाइंडिंग की टाइप और VLAN नंबर भी यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ रही है. तो DHCP स्नूपिंग बेसिकली आपके मैक एड्रेस और IP एड्रेस का आपस में मैपिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता है, और अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आती है जो कि इससे कॉन्फ्लिक्ट करती है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर दिस फीचर कम्स इनटू एक्शन. नाउ इन द नेक्स्ट डायग्राम वी विल सी कि एक अटैकर जो है किस तरीके से कोशिश करता है कि DHCP स्नूपिंग अटैक करे और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है. नाउ इन दिस फिगर, the figure illustrates the DHCP snooping feature in action, showing how the intruder is blocked on the untrusted port when it tries to intervene by injecting a bogus DHCP response packet to a legitimate conversation between the DHCP client and the server. तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि डायग्राम में there is a switch. On the left side there is a user who is the legitimate user. On the right side of the screen, you see a legitimate DHCP server connected to a trusted port. On the bottom of the screen, you see an attacker. और attacker क्या कोशिश करता है? The attacker is trying to send a bogus DHCP response. और क्योंकि हमने untrusted port configure किया हुआ यहाँ पे, अगर इस यूजर जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है वो एक DHCP रिक्वेस्ट भेजता है, स्विच उसको ब्रॉडकास्ट करता है, और वो जो है ट्रस्टेड पोर्ट के ऊपर इवेंचुअली वो जो पैकेट है वो जाता है. अगर एक अटैकर उसकी रिस्पांस देने की कोशिश करता है बाय कॉन्फ़िगरिंग अ रोग DHCP सर्वर ऑन द अनट्रस्टेड पोर्ट, तो स्विच के ऊपर क्या होता है कि अनट्रस्टेड पोर्ट के ऊपर अगर DHCP का रिस्पांस आता है फ्रॉम एन अटैकर who has tried to configure a DHCP server and is trying to perform a man-in-the-middle attack, for example, over here, तो वो स्विच उसको ब्लॉक कर देता है उस पोर्ट को. DHCP स्नूपिंग को इनेबल करने के लिए हम क्या कमांड्स देते हैं? लेट्स हैव अ लुक. फॉर DHCP स्नूपिंग टू फंक्शन करेक्टली, all DHCP servers connected to the switch must be configured as trusted interfaces. This is very important. Otherwise, the DHCP snooping feature will not work properly.
a trusted interface can be configured by using the IP DHCP snooping trust interface configuration command on the appropriate port of the switch. All other DHCP clients connected to the switch and other ports receiving traffic from outside the network or firewall should be configured as untrusted by using the no IP DHCP snooping trust interface configuration command. Now, what we had seen was that the DHCP server, the legitimate DHCP server, issues IP addresses and other configuration information to computers which come onto the local area network. And if somebody installs a rogue DHCP server, तो उसके ऊपर फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे को चेंज किया जा सकता है, आईपी एड्रेसेस को डिसरप्ट किया जा सकता है और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन दी जा सकती है जो कि ऑब्वियसली इंटेंडेड नहीं है, एंड दिस वुड बी यूज्ड बाय एन अटैकर फॉर एग्जांपल. इसको रोकने के लिए हम डीएचसीपी स्नूपिंग के फीचर को यूज़ करते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ जो लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है वो डीएचसीपी के रिस्पॉन्सेज भेज सके और आईपी एड्रेस और इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन है जो डीएचसीपी सर्वर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लेजिटिमेट सर्वर से ही हमें स्विच के थ्रू मिले. The next feature that we are going to look at is called IP Source Guard. IP Source Guard is a security feature that restricts IP traffic on untrusted layer 2 ports by filtering traffic based on the DHCP snooping, binding database, or manually configured IP source bindings. This feature helps prevent IP spoofing attacks when a host tries to spoof and use the IP address of another host. Any IP traffic coming into the interface with the source IP address other than that assigned via DHCP or static configuration will be filtered out on the untrusted layer 2 ports. जब एक वैलिड कंप्यूटर नेटवर्क पे आता है और DHCP स्नूपिंग का फीचर जब हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ट्रस्टेड पोर्ट्स और अनट्रस्टेड पोर्ट्स जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो एक स्नूपिंग टेबल हमने डिस्कस किया था कि वो बिल्ड होता है, DHCP स्नूपिंग का टेबल, और उसके अंदर बाइंडिंग्स हमने देखी थी कि आईपी एड्रेस जो कि DHCP सर्वर ने इशू किया होता है और जो मैक एड्रेस है उस वाले पोर्ट का, कंप्यूटर का, यानी कि जो कनेक्टेड है उस पोर्ट पे, और उसके अलावा VLAN नंबर जिसके अंदर वो डला हुआ है पोर्ट. Now, if an attacker tries to change the IP address on an untrusted port, तो वो जो IP address है वो कंपेयर होता है DHCP स्नूपिंग टेबल के अंदर, और जो वैलिड सर्वर ने जो वैलिड IP एड्रेस दिया होता है वो उसके साथ ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट करेगा बिकॉज एन IP एड्रेस हैज बीन चेंज्ड बाय द अटैकर, एंड दैट्स वेयर द IP source guard feature will come into play, and obviously it will block that port and it will stop that port from entering the network or by sending traffic on the network. So the IP source guard feature is enabled in combination with the DHCP snooping feature on untrusted layer 2 interfaces. It builds and maintains an IP source binding table that is learned by DHCP snooping or manually configured. An entry in the IP source binding table contains the IP address and the associated MAC and VLAN numbers. The IP source guard is supported on layer 2 ports only, including access and trunk ports. तो जैसे हमने देखा है कि IP source guard और जो DHCP स्नूपिंग है ये इन कॉम्बिनेशन हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और IP source guard का बेसिक पर्पस ये होता है कि हर पोर्ट के ऊपर अगर DHCP कन्फिगर्ड है तो या तो मैन्युअली हमने IP एड्रेस असाइन किया है और इट हैज़ लर्नड इट फ्रॉम दी एक्चुअल DHCP सर्वर के थ्रू, उसको जो IP एड्रेस असाइन हुआ है उसकी एक बाइंडिंग टेबल बिल्ड होता है जिसमें IP एड्रेस और उसका मैक एड्रेस जो उस पोर्ट पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, डिवाइस कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस, और इसके अलावा VLAN जिसको वो पोर्ट बिलोंग करता है. तो दैट इंफॉर्मेशन इज ऑल केप्ट इन अ टेबल, एंड इफ एन अटैकर ट्राइज टू चेंज और स्पूफ और मैनिपुलेट द IP एड्रेस, तो उसके बाद ये IP source guard comes into action and will stop that port from participating in the network. So let's see कि dynamic ARP inspection DAI क्या चीज़ है. हमने ये देखा कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP जो है, इट प्रोवाइड्स IP to MAC यानी कि
32-bit IP एड्रेस into a 48-bit Ethernet एड्रेस की कन्वर्जन करता है और उसकी रेजोल्यूशन करता है. ARP operates at layer 2, meaning the data link layer of the OSI model. ARP provides the translation, mapping the IP address to the MAC address of the destination host using a lookup table, also known as the ARP cache. तो ये जो प्रोटोकॉल है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि कन्वर्ट करता है हमारे 32-बिट IP एड्रेसेस को इनटू अ 48-बिट MAC एड्रेस, जो कि हम यूज करते हैं टू सेंड आउट द इथरनेट फ्रेम ऑन आवर स्विच्ड नेटवर्क. ARP के अंदर भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि इनेबल किए जा सकते हैं, एंड दोज आर रिलेटेड मोस्टली टू द ARP कैश, क्योंकि एक मेमोरी बिल्डअप की जाती है जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि दिस कंप्यूटर हैज टॉक टू 10 अदर कंप्यूटर्स, और हर दफ़ा IP एड्रेस को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू MAC एड्रेस, बिकॉज इथरनेट के नेटवर्क के ऊपर जब फ्रेम जाता है तो दैट इज ए MAC फ्रेम और इथरनेट फ्रेम, और उसके लिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन MAC एड्रेसेस की ज़रूरत है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन MAC के फ्रेम में जाएगी. डेस्टिनेशन MAC एड्रेस का मतलब ये है कि इस वाले फ्रेम ने इसका जो डेस्टिनेशन है किस कंप्यूटर के पास जाना है, वी हैव टू गेट दैट MAC एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर. हमें उस वाले डेस्टिनेशन कंप्यूटर का सिर्फ IP एड्रेस पता होता है, उसका MAC एड्रेस लेने के लिए एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम करता है. तो इसके जो थ्रेट्स हैं ARP में वो हम देखते हैं क्या है. So several types of attacks can be launched against a host or devices connected to layer 2 networks by poisoning the ARP caches. A malicious user could intercept traffic intended for other hosts on the LAN segment and poison the ARP caches of connected systems by broadcasting forged ARP responses. Several known ARP-based attacks can have a devastating impact on data privacy, confidentiality, and sensitive information. To block such attacks, the layer 2 switch must have a mechanism to validate and ensure that only valid ARP requests and responses are forwarded. Address resolution protocol क्योंकि हमें mapping provide करता है between the IP address and the MAC address, अगर एक अटैकर इंटरसेप्ट कर ले एक IP एड्रेस की जो रिक्वेस्ट आई है, ARP रिक्वेस्ट आई है कि ये जो IP एड्रेस है इसका MAC एड्रेस क्या है, इफ एन अटैकर गिव्स दैट रिस्पॉन्स एंड इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एक्चुअल कंप्यूटर, तो उसके बाद द ट्रैफिक विल नॉट गो टू द एक्चुअल इंटेंडेड डेस्टिनेशन, इट विल गो टू द अटैकर, क्योंकि उसने फोर्ज किया है ARP का रिस्पॉन्स. तो अगर इस तरीके से एक अटैकर जो है ARP के रिस्पॉन्स को किसी तरीके से फोर्ज कर लेता है बाय पॉइजनिंग द ARP कैश, जैसे हम अभी देखेंगे डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा, तो उसका मतलब है कि हम जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं हम करेक्ट IP एड्रेस को भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्योंकि इंटरसेप्ट किया है एक अटैकर ने और मैपिंग प्रोसेस को उसने इस तरीके से उसको अटैक किया है कि मैपिंग ही ठीक नहीं हो सकी बिटवीन द IP एड्रेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग MAC एड्रेस ऑफ वेयर द इंफॉर्मेशन वाज एक्चुअली सपोज्ड टू गो. दैट मीन्स कि सारी की सारी कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी जो है वो डिसरप्ट हो गई, और हमारा सिक्योरिटी जो हम इंटेंड कर रहे हैं वो तो वहाँ पे ऑब्वियसली फेल हो जाएगा. सो वी हैव टू मेक श्योर कि करेक्ट ARP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज जाएं और अटैकर इसको अब्यूज ना कर सके. ये किस तरीके से करते हैं, लेट्स टेक अ लुक. सो डायनामिक ARP इंस्पेक्शन या DAI की फर्दर डिटेल देखते हैं. डायनामिक ARP इंस्पेक्शन इज अ सिक्योरिटी फीचर that validates ARP packets in a network. किस तरीके से? Dynamic ARP inspection determines the validity of packets by performing an IP to MAC address binding inspection stored in a trusted database, the DHCP snooping binding database, before forwarding the packet to the appropriate destination. Dynamic ARP inspection will drop all ARP packets with invalid IP to MAC address bindings that fail the inspection. The DHCP snooping binding database is built when the DHCP snooping feature is enabled on the VLANs and on the switch. तो यहाँ पे हम दोबारा देख रहे हैं कि जो DHCP snooping का जो binding table है, जो कि IP एड्रेस और MAC एड्रेस को बाइंड करके उसकी रिलेशनशिप बना के डेटाबेस में स्टोर कर रहा है,
और इसके अलावा और मज़ीद डिटेल जो VLAN है जिसका ये पोर्ट पार्ट है उसको भी वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये स्विच जो है DHCP स्नूपिंग फीचर जब हम इनेबल करते हैं तो वो उस डेटाबेस को बिल्ड करना शुरू करता है। दैट कुड ऑल्सो बी यूज बाय IP सोर्स गार्ड, जो हमने अभी देखा कि IP सोर्स गार्ड में अगर एक अटैकर IP एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करता है तो दैट इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद व्हाट इज इन द डेटाबेस तो दैट पोर्ट वुड बी ब्लॉक्ड। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ARP जो है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क फंक्शनैलिटी। एंड अगर ARP में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी या ऐसी ट्रैफिक आती है जो कि उस टेबल से कॉन्फ्लिक्ट करती है जो कि बिल्ड किया गया है, तो दोबारा से जो वो ट्रैफिक होती है वो डिस्कार्ड और ड्रॉप कर दी जाती है। नाउ द फिगर शोज एन एग्जांपल ऑफ एन अटैकर attempting to spoof and hijack traffic for an important address, for example, a default gateway in this example. By broadcasting to all hosts, spoofing the MAC address of the router, and this is done with the help of a gratuitous ARP. उसको हम देखेंगे डायग्राम में कैसे होता है ये. This will poison ARP cache entries, create an invalid ARP entry on host A and host B, resulting in data being redirected to the wrong destination. Because of the poison entries, when host A sends data destined for the router, it is incorrectly sent to the attacker instead. Dynamic ARP inspection locks down the IP MAC mapping for hosts so that the attacking address resolution protocol is denied and logged. तो ये कैसे काम करता है आइए हम डायग्राम में देखते हैं. Now, as you can see in the diagram, the dynamic ARP inspection feature safeguards the network from many of the commonly known man-in-the-middle type attacks. Dynamic ARP inspection ensures that only valid ARP requests and responses are forwarded. तो हम left side पे देख रहे हैं कि there is a switch और एक important device जो router है वो उस पे connected है, जो हम कह रहे हैं कि हमारा default gateway है जहाँ से ट्रैफिक सारी बाहर निकलनी है नेटवर्क से. लेफ्ट साइड पे देयर इज होस्ट ए विद मैक ए, देयर इज होस्ट बी एट द बॉटम ऑन द लेफ्ट साइड विद मैक बी, एंड देयर इज एन अटैकर विद मैक जी. अब इसमें अटैकर जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि अटैकर जो मैक जी है वो ट्रैफिक भेज रहा है होस्ट ए और होस्ट बी को, और उस ट्रैफिक में द अटैकर इज सेइंग आई एम मैक 123. अब आप ये देखिए कि अटैकर का मैक तो Z है या Z है, एंड इन दिस ट्रैफिक जो ग्रेचुइटस ARP की ट्रैफिक है उसमें वो गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है होस्ट ए और होस्ट बी को, और अटैकर इज सेइंग आई एम मैक 123, हालांकि मैक 123 आप देख रहे हैं कि राउटर का मैक एड्रेस है, एंड इट इज पॉइजनिंग ARP एंट्रीज ऑन होस्ट ए एंड होस्ट बी, यानी कि होस्ट ए और होस्ट बी के ऊपर जो कैश या जो मेमोरी स्टोर्ड है, मैपिंग हुई हुई है, उसको वो पॉइजन करने की कोशिश कर रहा है. एंड नाउ वी आर सीइंग कि होस्ट ए ने क्या किया है, एज अ रिजल्ट डेटा सेंट, एक्चुअली जो इंटेंशन था होस्ट ए कंप्यूटर ए का, उसने ट्रैफिक भेजनी थी राउटर मैक 123 को, एंड उसने अब जब इंफॉर्मेशन भेजी है तो वो कहाँ गई है, डेटा सेंट टू मैक 123 इज डायरेक्टेड इनकरेक्टली, और वो अटैकर के पास चली जाती है. हेंस द मैन इन द मिडल अटैक का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं. एंड हियर व्हाट डू वी सी विद डायनामिक ARP इंस्पेक्शन, राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि जब अटैकर ट्रैफिक भेजने की कोशिश करता है एंड सेज कि आई एम मैक 123, तो पहले से एक टेबल जो है डायनामिक ARP इंस्पेक्शन का विच रिलाइज ऑन दी DHCP स्नूपिंग टेबल, जिसमें बाइंडिंग हुई हुई है IP एड्रेस और मैक एड्रेस की, उसमें ये ARP की गलत इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी गई है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग दैट नो अटैक कैन टेक प्लेस व्हिच इज यूजिंग द डायनामिक ARP. तो यहाँ पे हमने ये देखा, जस्ट टू समराइज, दैट एक अटैकर ने जिसका एक्चुअल मैक एड्रेस जो था वो कुछ और था, उसने गलत एक रिस्पॉन्स यानी ग्रेचुइटस ARP का उसने एक रिस्पॉन्स भेजा. ग्रेचुइटस ARP ये होता है कि आप खुद वॉलंटियर करके बताते हैं कि ये मेरा IP एड्रेस है और मेरा कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ये है, और इस तरीके से आप जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क पे, उनकी जो ARP कैश जो करेक्टली बिल्ड हुई होती है, एक जो मेमोरी बिल्ड होती है जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, उसको आप पॉइजन कर देते हैं. एंड व्हेन
कंप्यूटर ए एक्चुअली सेंट लेजिटिमेट ट्रैफिक टू मैक 123 जो कि राउटर के थ्रू बाहर निकलनी थी, डिफॉल्ट गेटवे के पास जानी थी, तो वो क्योंकि पॉइजनिंग हुई हुई थी आर्प कैश की, तो एक्चुअली इट वेंट टू द रॉन्ग मैक एड्रेस, एंड रॉन्ग मैक एड्रेस वाज द वन जो कि पॉइजन हुआ था, और आर्प पे मैनिपुलेट करके जो अटैकर ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द इन्फॉर्मेशन वेंट टू द रॉन्ग कंप्यूटर विच वेंट टू द अटैकर. एंड ऑन द राइट साइड हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन आर्प की जो रिक्वेस्ट आती हैं, रिस्पॉन्सेज आते हैं विच कॉन्फ्लिक्ट विद द टेबल विच हैज़ बिन बिल्ट इन द स्विच ऑलरेडी, वो ट्रैफिक फिर वो ड्रॉप हो जाती है. एंड वी हैड सीन दैट व्हेन द अटैकर ट्राइज टू परफॉर्म द ग्रेचुइटस आर्प, तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, एंड हमारी आर्प कैश की जो पॉइजनिंग है इफेक्टिवली वो फिर अटैकर कर नहीं सकता. इसी को हम एक और डायग्राम में देखते हैं just to get a better idea. So the figure illustrates the dynamic ARP inspection feature in action and shows how the intruder is blocked on the untrusted port when it is trying to poison ARP entries. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि there is a switch in the center और उसके ऊपर port 1 है जिसके ऊपर there is a person sitting using a computer, and on port 2 there is a server and that has Mac B, and the person using the computer, जो workstation है, that has Mac A. और बीच में एक attacker है, and what is the attacker trying to do? The attacker is connected on port 3. In the meantime, dynamic ARP table की जो entry है, उसके ऊपर Mac A जो है वो configured है on port 1, and Mac B जो है it is configured on port 2. What does the attacker try to do? वो messages भेजता है to the left side and the right side, यानी कि Mac A और B को वो मैसेजेस भेजता है. ARP poison attempt जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन ये जाती है, हाय होस्ट आई एम Mac B, यानी कि Mac A जो है या लेफ्ट साइड पे जो कंप्यूटर है उसको वो गलत इंफॉर्मेशन ये देता है कि जब तुमने Mac B से बात करनी है तो यू एक्चुअली टॉक टू मी, और Mac B को वो इंफॉर्मेशन ये देता है कि आई एम Mac A. तो यहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक की अटेम्प्ट हो रही है. लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है उसकी वजह से ये पोर्ट शट डाउन हो जाता है. उसकी वजह ये है कि द अटैकर इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट Mac A एंड Mac B ऑन दिस पोर्ट, और ऑलरेडी इसका जो टेबल बिल्ट अप है जो स्विच ने बिल्ड किया है उस पर यह शो हो रहा है कि Mac A is on port 1 and Mac B is on port 2. So here the dynamic ARP inspection has actually enabled the blocking of this port and it has in fact shut down the port. अब हमने जब फायरवॉल को स्टडी किया था तो हमने ये देखा था कि एक पर्टिकुलर जो फीचर है उसको हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड दिस इज़ रियली अ सेट ऑफ रूल्स. और हम उसमें हमने फायरवॉल और आईपीएस को जब देखा था तो हमने ये देखा था कि हम उस पर ये डिफाइन कर सकते हैं पर्टिकुलरली ऑन अ फायरवॉल और अ राउटर कि कौन सी ट्रैफिक अलाउड है, किस पोर्ट पे अगर एक इंटरफेस के ऊपर ट्रैफिक आती है तो किस इंटरफेस पे वो बाहर जा सकती है, अगर वो ट्रैफिक आ रही है तो कौन कौन सी डेस्टिनेशंस अलाउड हैं, और अगर ट्रैफिक बाहर जा रही है नेटवर्क पे तो वी कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम टाइप्स ऑफ रूल्स विद एन ACL. With an ACL or an access control list, you can either allow certain traffic or disallow certain traffic. So that is actually like a policy, and the ACL can have several lines जिसमें कि आप जो है ट्रैफिक को एक एक करके रूल अप्लाई करके या तो अलाउ करते हैं या फिर डिनाई करते हैं. नाउ स्विचेस ऑल्सो हैव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, और ये किस तरह काम करते हैं आइए देखते हैं. सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स ऑन स्विचेस जो हैं, the switch supports the following 4 types of ACLs for traffic filtering. There is a router ACL, a port ACL, a VLAN ACL and a MAC ACL. So let's see कि ये कैसे काम करती हैं. First of all, there is the router ACL. As the name implies, router access control lists are similar to the iOS. iOS is a software which runs on Cisco devices. ACLs and can be used to filter network traffic on the SVI. SVI क्या चीज़ होती है? SVI interfaces are layer 3 interfaces जो कि VLANs पे configure करते हैं, on layer 3 physical interfaces and on layer 3 ether channel interfaces as well. जो router ACL है, it works very much like the ACL which you actually configure on a firewall or a router, और वो हम
SVIs जो हैं उसके ऊपर कन्फिगर करते हैं, और ये अभी हमने देखा कि SVI क्या क्या ऑप्शन हो सकती है उसके अंदर. इट कैन बी ए फिजिकल पोर्ट और इट कैन बी एन ईथर चैनल पोर्ट, एंड देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. अब हम बात करते हैं पोर्ट ACLs की. पोर्ट ACL जो है या पोर्ट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, वो क्या होता है? A port ACL is similar to the router ACL, but they are supported on physical interfaces and configured on layer 2 interfaces on a switch. Port ACL supports only inbound traffic filtering. Processing of the port ACL is similar to that of the router ACLs. The switch examines ACLs associated with features configured on a given interface and permits or denies packet forwarding based on packet matching criteria in the ACL. तो हमने ये देखा था कि जो राउटर ACL है, बेसिकली राउटर तो होता ही लेयर 3 का डिवाइस है. इट वर्क्स ऑन लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल. तो आप जो है स्विच के ऊपर भी राउटर ACL कन्फिगर कर सकते हैं, यानी कि स्विच के अंदर जो लेयर 3 की फंक्शनैलिटी आ सकती है, मौजूद हो सकती है. दैट इज हाउ वी कॉल देम मल्टी लेयर स्विचेस, MLS कहा जाता है उसको. मल्टी लेयर स्विचेस में लेयर 2 की भी फीचर्स होते हैं, लेयर 3 के भी फीचर्स होते हैं. डिपेंड करता है कि आप डिफरेंट पोर्ट्स को किस तरह से कन्फिगर करते हैं. ऑन अ स्विच यू कैन कन्फिगर सम पोर्ट्स एज लेयर 2 पोर्ट्स, यू कैन कन्फिगर सम पोर्ट्स एज लेयर 3 पोर्ट्स. हमने ये देखा कि आप स्विच के ऊपर लेयर 3 की जब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं तो उसको हम राउटर ACL कहते हैं. एंड देन वी हैव सीन कि देयर इज ए पोर्ट ACL, यानी मीनिंग कि लेयर 2 का जो पोर्ट है स्पेसिफिकली उसके ऊपर भी आप ACL लगा सकते हैं, and you can deny or permit traffic, and you can perform traffic filtering. Let's look at the VLAN ACL now, which is the third type of access control list which you can configure on a switch. Now, a VLAN ACL, also called a VLAN map on Cisco devices, provides packet filtering for all types of traffic that are bridged or connected within a VLAN or routed into or out of the VLAN. Unlike the router ACL, a VLAN access control list is not defined by a direction, which is input or output. All packets entering the VLAN, either it is a bridged or a routed VLAN, are checked against the VLAN access control list. VLAN access control lists are processed in hardware, so there is no performance penalty in processing them. Therefore, they are also referred to as wire speed ACLs. तो हमने ये देखा था कि VLAN क्या होता है. VLAN हम यूज करते हैं as a feature on the layer 2 network to segregate and separate the layer 2 network into smaller parts. एक VLAN की ट्रैफिक सिर्फ उस डोमेन में उन्हीं पोर्ट्स पे रहती है और एक VLAN की ट्रैफिक दूसरे VLAन में एंटर नहीं करती. सो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ VLANs, एंड वन ऑफ द बेनिफिट्स इज ऑब्वियसली सिक्योरिटी. नाउ जो VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो अप्लाई हम कर सकते हैं VLAN के ऊपर, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर VLAN या एक पर्टिकुलर VLAN के जो पोर्ट्स हैं उनसे एसोसिएटेड कुछ ट्रैफिक को हम जब फिल्टर करना चाहते हैं तो हम VLAN एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं. सो बाय नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द routed access control list or the access control list associated with the router at layer 3. हमने बात की है with the port access control list जो कि हम layer 2 पे configure कर सकते हैं, and then हमने बात की है कि VLAN के ऊपर भी आप access control list लगा सकते हैं to filter traffic जो कि एक VLAN में enter करती है for example. और क्योंकि ये वाली traffic VLAN access control list की जो traffic है वो filter होती है through hardware, तो इसमें कोई degradation नहीं आती अगर आपने बहुत लंबी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई है, बिकॉज इट इज बीइंग प्रोसेस्ड इन द हार्डवेयर. फाइनली वी कम टू द मीडिया एक्सेस कंट्रोल और द MAC ACL. MAC ACL, also known as Ethernet ACL, can filter non-IP traffic on a VLAN and on a physical layer 2 interface by using MAC addresses in an ACL. So the MAC ACL supports only inbound traffic filtering. तो जब आप कोई फिल्टरिंग परफॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग MAC एड्रेसेस तो उस वक्त आप MAC ACL को यूज करते हैं, एंड दिस कैन आल्सो फिल्टर नॉन IP ट्रैफिक बिकॉज द MAC एड्रेस एंड द MAC is independent of the protocol that you are using on layer 2, so you can also filter for non-IP traffic. Now we will take a look at layer 2 security best practices. तो layer 2 को जब हम wrap up करना चाह रहे हैं, और हमने ये जो 2 लेक्चर्स कवर किए हैं, पिछला वाला भी एंड द करंट लेक्चर एज वेल, तो लेट्स रैप इट अप बाय
समराइजिंग कि लेयर 2 की जो डिवाइस है, जो स्विच है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेटवर्क का, उसके अंदर हम सिक्योरिटी को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं. लेट्स टेक अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज MD5 ऑथेंटिकेशन वेयर एप्लीकेबल. Disable Cisco Discovery Protocol where possible. Prevent denial of service attacks and other exploitation by disabling unused services and protocols. Shut down or disable all unused ports on the switch and put them in a VLAN that is not used for normal operations. Use port security mechanisms to provide protection against a MAC flooding attack. Use port level security features such as DHCP snooping, IP source guard, and ARP security where applicable. Enable spanning tree protocol features, for example, BPDU guard, loop guard, and root guard. Use switch iOS ACLs and wire speed ACLs to filter undesirable traffic, for example, IP and non-IP. तो यहाँ पे बड़ी एक कॉमन थीम हमारी जो है वो हम दोबारा देख रहे हैं हार्डनिंग की. अनयूज्ड पोर्ट्स को बंद कर दें. जो ट्रैफिक आपकी आएगी एक पोर्ट पे जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये पोर्ट किस लिए यूज़ होगा, उसको एक स्पेसिफिक VLAN में डाल दें. VLAN 1 फॉर एग्जांपल यूज़ ना करें. एक सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो खुद ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेता है कि पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है और उसकी जो स्पेक्स हैं दूसरी साइड पे जो डिवाइस है वो एक्वायर कर लेता है. उसको CDP जैसे फीचर्स को और एक्स्ट्रा सर्विसेज को डिसेबल कर दें. लेट्स हैव अ लुक एट सम एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि लेयर 2 पे क्या इनेबल करनी चाहिए. So some additional security best practices are as follows. Manage the switches in a secure manner. For example, use secure shell, authentication mechanism, access list, and set privilege levels. Restrict management access to the switch so that untrusted networks are not able to exploit management interfaces and protocols such as SNMP. Always use a dedicated VLAN ID for all trunk ports. Be skeptical. Avoid using VLAN for anything. Disable dynamic trunking protocol, जो कि Cisco का एक feature है, on all non-trunking access ports. Deploy the port security feature to prevent unauthorized access from switching ports. Use the private VLAN feature where applicable to segregate network traffic at layer 2. So that was a summary के layer 2 के ऊपर कौन सी best practices हैं. टू समराइज, हमने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने ये देखा कि लेयर 2 की सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम स्पैनिंग ट्री फॉर एग्जांपल के फीचर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारी टोपोलॉजी डिस्टर्ब ना हो और स्टेबल रहे. इसके अलावा हम DHCP स्नूपिंग जो है उसको इनेबल करते हैं, IP सोर्स गार्ड को इनेबल करते हैं. उसके अलावा वी ऑल्सो इनेबल डायनामिक ARP इंस्पेक्शन, जो DAI है उसको इनेबल करते हैं ताकि ARP कैश पॉइजनिंग जो है उसको रोका जाए. एंड देन देयर आर अदर सिक्योरिटी मेजर्स जो कि जिस तरह हमने अभी देखा कि प्रिविलेज लेवल्स आप आइडेंटिफाई करें. अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको उतना ही प्रिविलेज लेवल दें जितनी उसकी टास्क और रोल के मुताबिक है और उसके अलावा ना दें. देन व्हाट वी हैव सीन इज कि हर तरह का जो एक वेंडर है उसकी सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए ऑन देयर डिवाइसेस देयर आर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स एंड कंट्रोल्स. For example, CDP, Cisco Discovery Protocol, और जो Dynamic Trunking Protocol है, they are specific to Cisco. आप Juniper के switch पे या 3Com के switch पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे different features enable करने पड़ेंगे. Now, it's time to wrap up the lecture. It was the 2 lectures, this one and the previous one, जिसके अंदर हमने Layer 2 के ऊपर जो security features हैं उनको examine, understand और study किया. और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड एंड ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड in order to actually implement the security. और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि प्रोडक्शन नेटवर्क्स पे जो चल रहे होते हैं जहाँ पे there are hundreds of computers, hundreds of servers, thousands of users for example, वहाँ पे it's very difficult to implement these features. That's why जब आप नेटवर्क को खड़ा कर रहे हो या when you are putting up the network, जिसको ग्रीन फील्ड नेटवर्क भी कहते हैं, तो हमें एक थॉरो स्टडी करनी चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स को हमने इनेबल करना है. एंड देन वी यूजुअली परफॉर्म टेस्टिंग एंड देन यू शुड मेक द फीचर्स पार्ट ऑफ द न्यू नेटवर्क. जब एक नेटवर्क जब लग जाता है, चलता रहता है, उसमें कोई चेंज करना हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट मे डिसरप्ट
the actual services जिसके लिए network को बनाए. So that wraps up the 2 lectures in which we have studied about the layer 2 security. I hope that this was very informative for you and you will be able to use this information in your further studies or in your career as a security specialist and as a security professional. I'd like to thank you for joining me and I'm looking forward to see you in the next lecture. Allah Hafiz. Thank you.